गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने सामाजिक विज्ञान में जो पुस्तक है आपकी भूगोल, उसका तीसरा अध्याय शुरू किया था, जल संसाधन। और उसमें हमने पढ़ा था बहुउद्देशीय जल परियोजना और बांधों के क्या क्या लाभ हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे आज हम देखें कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और जो बड़े बांध हैं उनसे क्या क्या हमें नुकसान हुए हैं। तो कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो कुछ विवाद का विषय बनी हुई है। जैसे कि मान लो नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन चले जो इन बांधों के खिलाफ थे। क्योंकि जब ये बांध बनाए गए तो इनसे कुछ नुकसान भी हुआ। तो इनसे क्या क्या हानियां हुई, हमें इनकी क्या क्या डिमेरिट्स रही, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे बांध बनाए गए, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे बांध बना दिया। तो इससे क्या हुआ, फिर जैसे ये पानी भर गया तो नंबर एक है कि जो प्राकृतिक बहाव था नदी का, प्राकृतिक बहाव का अवरुद्ध होना, तो बच्चों देखो, जैसे कि जो नदी बह रही थी उसके बहाव को रोक दिया बांध बना के। उससे क्या हुआ कि जो नदी का प्राकृतिक बहाव था वो अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण क्या था, जो जलीय जीव थे या उनके जो आवास थे तो उनको वहां पे भोजन की समस्या होगी। तो सबसे मुख्य बात क्या हुई कि जो जलीय जीव थे उनके जो खाने के लिए वहां पे उनको खाना या उनको भोजन नहीं मिला। और दूसरा क्या हुआ कि बाढ़, या जैसे मान लो बाढ़ आती है या कुछ आता है, ये बनाए गए थे किसके लिए बनाए थे, बांध की ये बाढ़ को रोकेंगे। लेकिन जब बिल्कुल सही समय आया कि बाढ़ को रोकेंगे, उस समय तक क्या हुआ था कि जो इसका तल था ये किससे, गाद से या तलछट से भर चुका था। तो इसमें क्या था, पानी रखने की क्षमता कम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि बाढ़ के समय में इन बांधों की वजह से ज्यादा बाढ़ बढ़ी, जिसका एग्जाम्पल है गुजरात और महाराष्ट्र। जब यानी कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में इन्हीं बांधों की वजह से क्या हुआ था, बाढ़ ज्यादा आ गई थी। तो इससे क्या हुआ, एक तो बाढ़ रोकने में ये असमर्थ हो गए थे, इनके बाढ़ को नहीं रोक सके, इनके बाढ़ का कारण ही बन गई ये। और इसके बाद क्या हुआ, जो मृदा अपरदन हुआ इनसे, मृदा अपरदन। तो बच्चों आप ये सब जानते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है, कि जो भूमि की जो उपरिस्थता है वो, उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है, वो सारी इससे क्या होगी, बह गई, जिसके कारण क्या हुआ, फिर वो भूमि थोड़ी सी बंजर होगी, उसमें उत्पादन क्षमता कम होगी। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट्स रही कि जो हमने बांध बनाया था। और एक और टॉपिक है कि इसमें क्या हुआ कि जो अंतर्राज्यीय विवाद थे वो बढ़ गए। अब कैसे बढ़े, इसके लाभ को लेके और इसके ऊपर जो खर्चा आया था उसके ऊपर अंतर्राज्यीय विवाद बढ़ गए, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि लाभ वाले और उसके ऊपर खर्चे के ऊपर। तो क्या हुआ, एक दूसरे राज्य आपस में झगड़ पड़े। और नदी जल विवाद के ऊपर भी आपने सुना होगा कि 2 या 3 राज्य क्या थे, इस पानी के पीछे झगड़ पड़े थे। ये सारे कारण क्या थे, इसी बांध के कारण ये हमें वो करने पड़े थे। और इसके बाद है कि जो विस्थापित हुए लोग, विस्थापित तो आप समझते होंगे कि जिनके जमीन थे, घर थे, वो बांध बनाने से क्या हुआ, वो डूब गए, उनका रोजगार खत्म हो गया, जमीनें चली गई। तो विस्थापित थे, उनकी भी बड़ी समस्या आई कि उनको अब कहाँ पे जाके रखा जाए, उनको कहाँ पे भूमि दी जाए, उनको रोजगार के नए साधन कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या हुई। तो ये क्या थी, समस्या आई किसके कारण, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो बांध बनाए थे उनके द्वारा ये क्या हुआ, ये समस्याएं हमारे सामने आई। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए या बांध के बिना कोई एक ऐसी योजना चलाई जाए जिससे क्या हो कि ना तो कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इसके लिए क्या किया गया, छत वर्षा जल संग्रहण योजना चलाई गई। जो छत वर्षा
जल संग्रहण। बच्चों संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और वर्षा जल होता है बारिश का पानी होता है, और छत होता है जो हमारे घर की छत होती है। तो जो बारिश का पानी हमारी छत के ऊपर गिरता है उसको एकत्रित करना और इकट्ठा करना, उसे कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। और ये एक नई, इसमें कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इनके बहुत पहले से छत वर्षा जल संग्रहण का कार्य चला है। इनके प्राचीन भारत में भी क्या करते थे, पानी एकत्रित करते थे बारिश का, और उसको घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो जैसे मान लो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल वाहिकाओं का रास्ता बदल कर क्या किया, पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग किया। कहाँ पे, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो गुल और कुल जल वाहिकाएं थी उनका पानी क्या किया, उनके बहाव को बदल कर सिंचाई के लिए उनका प्रयोग किया गया है। और राजस्थान में तो इसके बाद राजस्थान है, राजस्थान में बच्चों क्या किया गया है, छत वर्षा जल संग्रहण पाइप के द्वारा लोगों ने क्या किया, जो घर के आंगन में टैंक अथवा टांका बनाया गया और पाइप के माध्यम से जो छत का जल था ये उसमें डाला गया और घरेलू उपयोग के लिए और सिंचाई के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और जो ये जल है इसको प्रकृति का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। जो बारिश का जल है तो लोग पीने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है तब से इसके महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि ये 12माही नहर है और इससे लोगों को क्या है, सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसका महत्व कम हो गया है। जो छत वर्षा जल संग्रहण राजस्थान में है, लेकिन वहां पे भी एक काफी प्राचीन परंपरा थी पानी एकत्रित करने की। उसके पश्चात है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो सिंचाई के लिए एक गड्ढा डाला जाता है, काफी गहरा गड्ढा, जिसमें क्या किया जाता है, बारिश का पानी एकत्रित किया जाता है और उसको पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए तथा सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। और जो मेघालय है, मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, वहां तो क्या किया गया है, या आपको पता होगा कि चेरापूंजी और मासिनराम में विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन वहां पे भी शिलोंग में भी क्या किया गया है, जो छत का जल है उसको एकत्रित किया गया है और वहां पे 15 से लेके 25% जो पानी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्षा जल का पानी यूज किया जाता है। 15 से लेके 25% जो जल है बारिश के जल का यूज होता है उसमें। और तमिलनाडु में भी यही है, और तमिलनाडु में तो ऐसा भी कानून बनाया गया है कि प्रत्येक घर को वर्षा जल संग्रहण के लिए व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया है। अगर वहां पे कोई वर्षा जल संग्रहण नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मैंने आपको बताया कि क्या क्या तरीके हैं कि जो वर्षा जल संग्रहण करते हैं, और ये काफी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।